साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल डायनेस्टी। करेंगे हम पूरे टॉपिक को देखेंगे। पिछले 8-10 सालों में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं उन सभी क्वेश्चन और आंसर को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इस टॉपिक से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। नोट्स आप इससे बनाएंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो हमें उम्मीद है इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। आइए जानते हैं टॉपिक को। बाबर की टाइमिंग। दोस्तों, 1526 से 1530 के बीच भारत की बाबर की टाइमिंग रही है। बाबर का जन्म अगर देखा जाए तो 1480 ईस्वी में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में 1494 में वो बाबर ट्रांस आक्सियाना के फरगना नामक रियासत का राजा बना। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1518 में भीरा के किले पर किया। भीरा का किला दोस्तों आगरा के पास पड़ता था। कई बार क्वेश्चन आता है कि बाबर का भारत पे पहला आक्रमण, हम पानीपत का समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन पानीपत का उसका पहला आक्रमण नहीं था। पहला आक्रमण भारत पे उसका 1518 में भीरा के किले पर था और दूसरा आक्रमण 1520-21 में सियालकोट के किले पर था। ये बाबर के भारत में पहले और दूसरे आक्रमण है। पहला 1518 में भीरा के किले पर आगरा के पास, दूसरा 1520-21 में सियालकोट के किले पर। बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले लोगों के नाम। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बहस भी होती है, आपस में कन्वर्सेशन डिस्कस भी होता है कि क्या बाबर को भारत में किसी ने इनवाइट किया था। यस, 3 लोग थे जिन्होंने बाबर को भारत में इनवाइट किया। नंबर 1 दौलत खान लोधी, नंबर 2 राणा सांगा, नंबर 3 आलम खान। दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार था, गवर्नर ऑफ पंजाब। राणा सांगा एक राजपूत, राजस्थान से राजपूत राजा था। आलम खान इब्राहिम लोधी का चाचा था। इन तीनों लोगों ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया। किससे लड़ने के लिए? इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए, जो उन दिनों दिल्ली और आगरा पे राज करता था। इन तीनों का एक प्रतिनिधि मंडल दिलावर खान के नेतृत्व में, दिलावर खान दोस्तों दौलत खान लोधी का बेटा था। दिलावर खान के नेतृत्व में इन तीनों का एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड यानी एक प्रतिनिधि मंडल 1525 ईस्वी में बाबर से मिलने के लिए काबुल गया। काबुल में इन दोनों ग्रुपों की मुलाकात हुई। मुलाकात में दिलावर खान एंड कंपनी ने बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली और आगरा पे आक्रमण कर दीजिए, इब्राहिम लोधी की हत्या कर दीजिए, जितना भी धन दौलत आपको वहां से मिल सकती है इतनी दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी। बाबर एक आक्रमणकारी था और उसने प्लान बनाया धन दौलत को लूटने का। उसने कहा कि ठीक है, मैं आक्रमण तो कर दूंगा, बट इब्राहिम लोधी की सेनाएं मुझसे ताकतवर हैं। तब इन तीनों ग्रुपों ने कहा, दिलावर खान की कंपनी ने कहा कि हम आप लोगों की मदद कर देंगे, अगर आप भारत में आक्रमण करते इब्राहिम लोधी पर तो हम आपकी मदद करेंगे, हमारी तीनों राजाओं की सेनाएं आपका साथ देंगी। बाबर ने इस पर हाँ कर दी और उसने, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था कि बाबर भारत पर आक्रमण करके धन दौलत लूट के ले जाएगा और जो राजधानी और रियासत बचेगी उसको ये तीनों लोग आपस में बांट लेंगे। ये एक एग्रीमेंट हुआ था और समझौता हुआ कि 1526 ईस्वी में बाबर भारत पर आक्रमण करेगा। 1 साल का समय तैयारी के लिए मांगा गया और इन तीनों लोगों को भी सलाह दी गई कि आप लोग भी वापस लौट करके अपने अपनी तैयारियां सेनाओं के साथ मजबूत कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। बाबर के युद्धों से संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं। दोस्तों, 1526 से लेकर 1530 तक बाबर के कंटिन्यू क्वेश्चन बनते हैं। 26, 27, 28, 29 और 30। पहले 26 में देखेंगे तो पानीपत का पहला युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध और 30 में इसकी मृत्यु होती है। इसमें कई बार सीरियल आता है, युद्धों का सीरियल आता है। कभी पूछते हैं 26 में कौन सा हुआ, 28 में कौन सा हुआ, 27 में कौन सा हुआ। कभी पूछते हैं खानवा का कब हुआ, चंदेरी का कब हुआ। तो इस टाइप से कई बार सीरियल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक रहेगी आपकी, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको आप नॉर्मली याद भी रख सकते हो और इसी के आधार पर हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पानी पिया से रहेगा दोस्तों पानीपत का युद्ध, खाना खाया से रहेगा खानवा का युद्ध, चांद देखा से बन जाएगा चंदेरी, घर गया से बनेगा आपका घाघरा का युद्ध और मर गया से आपकी इसकी बाबर की मृत्यु हो जाएगी।
तो इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस के सहारे आप इनका सीरियल समझ सकते हो, क्योंकि डेट में देखो कोई गैप नहीं है। अगर डेट कंटिन्यू है और इस ट्रिक के सहारे आप इन सारे युद्धों का सीरियल बना सकते हो, तो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक था। और एक बात और दोस्तों, इब्राहिम लोदी लोधी वंश का एकमात्र राजा था या पहला राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। युद्ध के मैदान में मरने वाला एकमात्र अब तक का दिल्ली का या आगरा का सुल्तान रहा था। दोस्तों, इसमें बाबर ने कहते हैं कि तोपखानों का प्रयोग किया, भारी लेवल के ऊपर बमबारी की गई, बारूद का प्रयोग किया गया और इब्राहिम लोदी एकदम से घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिससे बाबर की यह जीत सुनिश्चित हो गई। लेकिन एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, जिन तीनों लोगों ने उसको इनवाइट किया था, उन तीनों में से किसी ने भी बाबर की मदद नहीं की थी और बाबर इस युद्ध को हारते हारते जीत गया था। लेकिन उसने वायदा कर लिया था कि उन तीनों लोगों को जब तक वो हराएगा नहीं, भारत से वापिस नहीं जाएगा। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की इसमें हार हुई। 1528 में हुआ दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध फिर बाबर और मेदिनी राय भी एक राजपूत राजा था। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत और मेदिनी राय की हार हुई। 1529 में घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस महमूद लोदी। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी की बाबर ने हत्या कर दी और इस युद्ध में भी बाबर की जीत और महमूद लोदी की हार हुई। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु। दोस्तों, खाने में जहर मिलाने से, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है कि इब्राहिम लोदी की जैसे ही हत्या की गई, इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने वही कसम उठाई थी कि मैं बाबर की हत्या करके दम लूंगी और उसने बाबर की महल में एंट्री करने में वह कामयाब हुई। रसोइये के रूप में उसने काम करना शुरू किया और एक शाम बाबर के खाने में जहर मिला करके उसने उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया। उसके बाद मृत्यु के बाद बाबर दोस्तों दो जगह दफनाया गया। यही भारत का एकमात्र राजा या सुल्तान रहा है जिसको दो जगह दफनाया गया हो। पहले उसे आगरा में दफनाया गया और आगरा में जहां दफनाया गया उस जगह को नूर ए अफगान कहते हैं, यानी उसे आराम बाग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखने लायक है, नूर ए अफगान या आराम बाग किस व्यक्ति की दफनाए जाने की जगह को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हो सकता है। पहले उसे आगरा में दफनाया गया, फिर उसे काबुल में ले जाकर दफनाया गया। ये कहा जाता है कि उसने अपने विल में कहा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, यानी यही एकमात्र दिल्ली या आगरा का राजा था जिसे दो जगह दफनाया गया। उसके बाद है दोस्तों तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी बाबर के ऊपर लिखी गई बहुत बड़ी किताब मानी जाती है। गजे बाबरी, बाबर का रोड यानी सड़क को मापने का पैमाना, सड़क मापने का पैमाना, दो चीज ध्यान रखना है। तुजुके बाबरी उसके ऊपर लिखी गई किताब थी और गजे बाबरी बाबर के द्वारा सड़क मापने का एक पैमाना बनाया गया था। गोले बारूद और तोपखानों का प्रयोग करने वाला पहला राजा जिसने भारत के ऊपर आक्रमण करते हुए गोला बारूद और तोपखानों का प्रयोग किया, उस्ताद अली और मुस्तफा, ये दोनों इसके तोपची हुआ करते थे जिन्होंने तोपखाने चलाने का काम किया था पानीपत के युद्ध में। पानीपत का युद्ध कहते हैं वो तोपखाने और गोला बारूद की वजह से जीत गया, अदरवाइज उसकी हार यहां निश्चित मानी जाती थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में उसने सर्वप्रथम तोपखाने और गोला बारूद का यूज किया, लेकिन बाबर खुद ये भी कहता है कि उसने यहां से पहले भीरा के किले में भी के युद्ध में भी उसने इन चीजों का प्रयोग किया था। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर विजय के स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। पिछले टॉपिक में हम लोग बाबर को डिस्कस कर चुके हैं, मुगल डायनेस्टी हमने स्टार्ट कर दिया है। आज का हमारा टॉपिक बाबर के बाद रहेगा हुमायूं के ऊपर। हुमायूं से काफी सारे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, कब राजा बना, कौन से युद्ध हुए, कब ये भारत से वापस भागा, कब दोबारा इंडिया में आया, कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। जिन दोस्तों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हिस्ट्री वाले पोर्शन में जाकर के मिडिवल हिस्ट्री में इसकी
पहले वाली क्लास को देख सकते हैं ताकि मुगल डायनेस्टी को स्टार्ट से आप समझ सको। पहली क्लास में हमने बाबर को पढ़ा, अब की क्लास में हम लोग हुमायूं देखेंगे, अगली क्लास में हम आगे वाले टॉपिकों को समझेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग अच्छे से नोट्स बना सको और हर टॉपिक को एक दूसरे के साथ आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। आइए जानते हैं आज के टॉपिक। हुमायूं की टाइमिंग दोस्तों 1530 से 1540 और 55 से 56, यानी 30 से 40 और 55 से 56 दो टाइमिंग में हुमायूं का कार्यकाल रहा है। यह भी क्वेश्चन कई बार आता है, किस मुगल राजा ने, किस मुगल बादशाह ने 2 बार राज किया, एक बार और दूसरी बार। यह क्वेश्चन भी हुमायूं का होता है। सबसे पहले 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने तीनों भाइयों कामरान, हिंदल और अस्करी, ये हुमायूं के 3 और भाई थे, 4 भाई टोटल थे ये। हुमायूं की सबसे बड़ी भूल, ये कहा जाता है उसकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी, जो अपने पिता से उसको राज्य मिला था उसको अपने अपने तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया और खुद का एक हिस्सा रख लिया। अब जब चारों भाइयों में राज्य बंटा तो राज्य के साथ साथ सेना भी बंटी और सेना बंटने के साथ साथ हुमायूं की राज्य कमजोर होने लगा और जब उसे अपने भाइयों की जरूरत पड़ी तो किसी भी भाई ने उसकी ज्यादातर मदद नहीं की, जिसकी वजह से वो चौसा का युद्ध, बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध, सारे युद्ध शेरशाह सूरी से हारता चला गया और अंत में भारत छोड़कर उसको भागना पड़ा। राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं के पास एक राखी भेजी थी। कई बार क्वेश्चन आता दोस्तों इस टाइप का। राणा सांगा की जो विधवा पत्नी थी, क्योंकि राणा सांगा वही है जिसे बाबर ने खानवा के युद्ध में जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद उसकी विधवा पत्नी ने हुमायूं को एक राखी भेजी, रक्षाबंधन के आधार पर एक राखी भेजी और उससे मदद मांगी, हेल्प मांगी। राणा सांगा की पत्नी की राखी मिलते ही हुमायूं अपनी सेना के साथ चला गया और उसने गुजरात के राजा बहादुर शाह के साथ युद्ध किया और गुजरात के राजा बहादुर शाह जो राणा सांगा के साम्राज्य को परेशान करता था, उसको युद्ध में उसको बुरी तरह हराने की कोशिश की, जिसके बाद बहादुर शाह ने एक समझौता किया और समझौते के आधार पर राणा सांगा की विधवा पत्नी के साम्राज्य और बहादुर शाह के बीच में एक छोटा मोटा समझौता हुआ। ये एक हुमायूं की मदद राणा सांगा के साम्राज्य को कई बार देखी जाती है। उसके बाद चुनार का युद्ध दोस्तों, ये चुनार का युद्ध 1532 में जो हुआ, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 1530 में जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, कुछ राज्यों और रियासतों में ये सवाल पैदा होने लगा कि क्या हुमायूं बाबर जैसा शक्तिशाली है। कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल होगा, क्योंकि सेना तो उसी की है उसके पास और बेटा भी उसी का है, तो शक्तिशाली होगा। कुछ ये वो लोग थे जो ठीक ठाक साम्राज्य को चले देखना चाहते थे, लेकिन एक ग्रुप ऐसे राजाओं का भी था जो ये मानते थे कि हुमायूं हुमायूं और बाबर बाबर था, इसलिए हुमायूं शक्तिशाली नहीं है, तो क्यों ना हम हुमायूं से युद्ध करें, अगर हार गए तो समझौता कर लेंगे और अगर जीत गए तो दिल्ली और आगरा का राज्य हमारा हो जाएगा। शेरशाह सूरी उन्हीं में से एक था। शेरशाह सूरी बिहार के एरिया में राज्यपाल के रूप में तैनात था, जो बाबर के समय भी था और हुमायूं के समय भी रहा। शेरशाह सूरी पहला व्यक्ति था जिसने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह जब हुआ तो हुमायूं के लिए ये टर्निंग पॉइंट था। हुमायूं की यह अग्नि परीक्षा थी। अगर हुमायूं इस युद्ध में शेरशाह सूरी को सबक सिखा देता तो आगे कोई भी छोटा मोटा राज्यपाल या गवर्नर हिम्मत नहीं करता विद्रोह करने की, और अगर यहाँ हुमायूं शांत बैठ जाता तो एक के बाद एक विद्रोह होते जिसको दबाना उसके लिए मुश्किल हो जाता। तो हुमायूं ने अपनी पूरी मुगल सेना ली और शेरशाह सूरी के ऊपर अटैक कर दिया। चुनार के किले से शेरशाह सूरी राज्य चलाता था। चुनार का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की हार हुई और हुमायूं की इसमें जीत हुई। इसके बाद एक समझौता हुआ। समझौते के आधार पर शेरशाह सूरी को माफ करना था, उसके कुछ किले, उसकी कुछ सेना, उसके घोड़े, हाथी, धन दौलत लेकर के उसको छोड़ने का प्लान था। लेकिन ये कहते हैं कि एट ए टाइम जब समझौता चल ही रहा था तो हुमायूं को किसी ने ये बहकावे में ला दिया कि शेरशाह सूरी दोबारा फिर विश्वासघात कर सकता है, तो इसलिए आप इससे कोई गारंटी रख लो। और कहते हैं कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी के सामने शर्त रखी कि आप अपने बड़े बेटे को मेरे पास गिरवी रखोगे, जब तक बेटा गिरवी रहेगा तुम विश्वासघात दोबारा नहीं करोगे। दोस्तों यहां से टर्निंग पॉइंट बनता है। ये भी हुमायूं की एक बड़ी भूल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये बेटा गिरवी नहीं रखाया जाता तो शेरशाह सूरी हमेशा घबराता और हुमायूं चौकन्ना रहता
कि शेरशाह सूरी गलती तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसका बड़ा बेटा गिरवी रखने के बाद हुमायूं निश्चिंत हो गया और शेरशाह सूरी के मन में अपमान की और बदला लेने की और बेटे को छुड़वाने की जो आग थी वो एक नए तरीके से पैदा हो गई, जिसके बाद हुमायूं निश्चित होकर के अपने एक नगर बसाने में लग गया, जो नगर उसने दिल्ली के अंदर बनाया था दीन पनाह के नाम से। और शेरशाह सूरी इस मौका फायदा उठा करके 4-5 सालों तक अपनी सेना की बढ़ोतरी में लगा रहा और एक समय ऐसा आया जब शेरशाह सूरी की सेनाओं ने हुमायूं को भारत से निकालने में कामयाबी हासिल की। आइए देखते हैं 1539 में चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। दोस्तों कई बार आता है चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? करमनासा। यह करमनासा नदी के किनारे हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, हुमायूं की बुरी तरह हार हुई थी। हुमायूं को मृत समझकर छोड़ करके वो लोग करमनासा नदी के किनारे छोड़कर चले गए। एक भिस्ती, भिस्ती दोस्तों किश्ती चलाने वाले को बोलते हैं, नाविक को बोलते हैं, जो लोगों को नदी पार करवाता है। एक भिस्ती ने हुमायूं को नदी के किनारे तड़पते हुए युद्ध के मैदान में देखा, उसने उसे किश्ती में बैठाया और नाव में बैठाकर अपने घर ले गया। इस प्रकार हुमायूं की यहाँ जान बची। एक साल बाद 1540 में फिर युद्ध हुआ, बिलग्राम या फिर इसे कन्नौज भी कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध अगेन फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं की इसमें हार हुई। इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। यहां से हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और उसके तीनों भाइयों में भी उसको कोई खास सपोर्ट नहीं हो पाई। इस तरीके से दिल्ली की और आगरा की गद्दी शेरशाह सूरी के हाथ में आ गई। यहां से सूरी वंश की शुरुआत हुई, सूरी डायनेस्टी यहां से स्टार्ट हुआ। 1542 में जब हुमायूं भारत से ईरान यानी पर्सिया जा रहा था, तो 1542 में एक जगह है रास्ते में अमरकोट। अमरकोट नामक स्थान पर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रखा गया। बाद में जाकर के ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बना। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। 1555 में हुमायूं ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 तक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में एक तोपखाने के गोला बारूद के फटने से हुई। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके बेटे को गद्दी पर बैठाया गया और उसका बेटा बड़ा दूसरा बेटा था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह सूरी जैसा शक्तिशाली नहीं था। मौके का फायदा उठा करके हुमायूं ने इस्लाम शाह को युद्ध में हराया और भारत में नए तरीके से मुगल डायनेस्टी को पुनर्स्थापित किया। 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हुई। इस पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरने से उसकी मृत्यु आमतौर पर बताई जाती है। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने उसका मकबरा बनवाया दिल्ली के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, हाजी बेगम ने उसका मकबरा बनवाया था। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वो बिना ताज का बादशाह था, क्योंकि भारत से निकलने के बाद बादशाह तो था बट उसके पास राजगद्दी नहीं थी। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की स्थापना करवाई। मीना बाजार की स्थापना दिल्ली में उसी ने करवाई थी। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहा है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिन अलग अलग कलर के वो कपड़े पहना करता था। उसके बारे में स्टेटमेंट क्या क्या है? उम्र भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए ही मर गया। उसने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, उनसे कभी उबर नहीं पाया। हुमायूं को बाबर से फूलों का सिंहासन नहीं बल्कि कांटों का ताज मिला। ये आमतौर पर स्टेटमेंट इसके बारे में बोले जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में फिर हम शेरशाह सूरी और अकबर के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।